चलिए वेलकम, स्वागत है सभी का। अब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में, चाहे बीपीएससी का मेंस दें, चाहे पीसीएस के दें, चाहे यूपीएससी के दें, किसी का भी, या पीटी आप पढ़ें, कुछ भी, तो उसका इतिहास, जो आधुनिक भारत का इतिहास जो स्टार्ट होता है वो मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नीति या राजनीतिक दृष्टिकोण। ईस्ट इंडिया कंपनी का 3 प्रकार की नीति हम लोग पढ़ेंगे, 4 प्रकार के। एक राजनीतिक में जाएंगे, उसके बाद प्रशासनिक नीति उसका क्या था, प्रशासनिक दृष्टिकोण क्या था, आर्थिक दृष्टिकोण क्या था और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो पहले राजनीतिक नीति में मुख्य रूप से युद्ध, संधि, कैसे जीतना है किसी को, उसको राजनीतिक दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण के अंदर क्या आएगा, भारत में जो वो जीता, भारत को जीता, चाहे यूरोपीय कंपनी को बाहर किया हरा के, चाहे भारतीय रजवाड़ा नवाबों पर विजय किया, क्षेत्र में साम्राज्य स्थापित किया, वो चीज़ें जो हम पढ़ेंगे उसके लिए विभिन्न नीतियाँ लाया, उसको हम लोग बोलते हैं राजनीतिक नीति या राजनीतिक दृष्टिकोण। इसमें सबसे पहले भारत में ब्रिटिश विजय पढ़ेंगे, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्यवादी नीति पढ़ेंगे, उसके बाद देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति। देशी रियासत का मतलब होता है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रहा था, उस समय भारत में जो राजवाड़ा था, राजा था, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो मराठा क्षेत्र में पेशवा हो, हैदराबाद में निजाम हो, कर्नाटक में मैसूर हो, पंजाब सिंध क्षेत्र में राजा रंजीत सिंह हो, दिलीप सिंह हो, अवध का नवाब हो, सिजाउद्दौला नाम सुने होंगे। तो ये सबको प्रति उसकी क्या नीति रहा, ये हम पढ़ेंगे। 3 ही टॉपिक है मुख्य रूप से। राजनीतिक दृष्टिकोण में ईस्ट इंडिया कंपनी का मात्र 3 टॉपिक पढ़ना है मेंस में, जो मेंस का क्वेश्चन बनता है। अब बारी बारी से इस टॉपिक में कितने क्वेश्चन बनेंगे वो pहले हम लिखा देंगे, तब उसको हम पढ़ाएंगे, ये है ना। तो चलिए इसको लिख लें। भारत में ब्रिटिश विजय टॉपिक हो गया। एक तो क्वेश्चन हो गया है भारत में ब्रिटिश विजय, तो क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें संभावना लॉन्ग क्वेश्चन का है कि भारत में ब्रिटिश विजय, वो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का यूरोपीय शक्ति पर विजय। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का यूरोपीय शक्ति पर विजय। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय शक्ति पर विजय। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की सफलता का कारण। ये लॉन्ग क्वेश्चन संभावना है कि अगर पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये रहेगा। और टिप्पणी अगर पूछेगा तो पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि। ये संभावित प्रश्न है इस टॉपिक से, और इतना ही प्रश्न बनते हैं, तो इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, अब इसको बताते हैं आगे। आगे हम देखें, पहला टॉपिक है भारत में ब्रिटिश विजय। भारत में ब्रिटिश विजय। ब्रिटिश विजय में प्रस्तावना पहले लिखोगे, वो तुम्हारा काम है। सबका अपना अपना होता है। प्रस्तावना मतलब होता है प्रश्न से उत्तर की जोड़ने की कला, धीरे धीरे विकसित होगा। धीरे धीरे रोज पढ़ोगे तो अपने विकसित हो जाएगा। ऐसे नोट्स में हम लिख ही दिए, नोट्स मिलते जाएगा। हो सकता है कि कल एडवांस में तुमको नोट्स हम दे दें। कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो एडवांस में नोट्स दे देंगे। तुम्हारा काम है कि उसको बढ़िया से फोटोकॉपी करा के पिंच मार के एक बार घर में क्या करोगे, उसको पढ़ लेना आँख के सरसरी नजर से, फिर पढ़ाएंगे, फिर पढ़ लोगे, बस सेट हो जाएगा। क्लियर है? इधर उधर बौखने की जरूरत नहीं। इधर उधर बौखने के लिए तुमको पीटी फैक्ट कनेक्शन करने के लिए दो सेट पढ़ लेना चाहे कोई, क्योंकि तुम लोग का पिटिया भी दिमाग में आते रहता है ना। तो भारत में ब्रिटिश विजय को कैसे लिखेंगे, प्रस्तावना पहले लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, उद्देश्य। भारत में अंग्रेजी सत्ता आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उसका विजय का, भारत को जीतने का कोई तो उद्देश्य होगा कि नहीं। बिना उद्देश्य का तो तुम्हारा क्या उद्देश्य है यहाँ आई पढ़ने के लिए, कि हमको बीपीएससी निकालना है, हमको दरोगा निकालना है, हमको एक ऑफिसर बनना है,
समाज का सेवा करना है, माता पिता का सेवा करना है, ये है ना। तो किसी ना किसी चीज़ों का एक उद्देश्य होता है हर चीज़ का। ठीक उसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी कहो, अंग्रेजी सत्ता कहो, ब्रिटिश सत्ता कहो, औपनिवेशिक सत्ता को, सब एक ही बात है, सबका मिला जुला के एक सब में इंग्लैंड, ठीक है, अंग्रेज। तो ब्रिटिश सत्ता का भारत में विजय का उद्देश्य क्या था? आर्थिक उद्देश्य था। मुख्यतः क्या था? हमने बताया था, धन प्राप्त करना, पिछला क्लास की है ना, धन प्राप्त करना, यहाँ पे बाजार बनाना, प्राकृतिक संसाधन में कच्चा माल प्राप्त करना, ये था ना आर्थिक उद्देश्य। भारत के प्राकृतिक संसाधन पर प्रभुत्व स्थापित करना। प्राकृतिक संसाधन जितना है, कच्चा माल है, सोना है, चांदी है, कोयला है, जितने चीजें था, कृषि, सब पर प्रभुत्व यहाँ से खरीद के ले जाता था वहां पे। भारत के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। व्यापार पर एकाधिकार का मतलब क्या हुआ? व्यापार पर अधिकार का मतलब हमको भी दो व्यापार करने के लिए, ये भी करेगी, ये भी करेगी, इसको बोलते हैं व्यापार का अधिकार। व्यापार का एकाधिकार, एकाधिकार हम करेंगे, कोई नहीं करेगा। तुम जो पहले से कर रही थी, कर रहा था, सब निकलो। एकाधिकार, पहले से कौन व्यापार कर रहा था? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी था। जब पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज कर रहा था, सब मिलके कर रहा था, कोई मतभेद नहीं, तो व्यापार पर अधिकार सबका अपना अपना। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नीति हो गया, व्यापार पर एकाधिकार, मतलब मेरा ही अधिकार होगा और ये सबका नहीं होगा। ऐसा नीति लाया कि हम ही भारत में व्यापार करेगा, कोई नहीं करेगा। ये उद्देश्य था, एकाधिकार स्थापित करना, प्राप्त करना। व्यापारिक बस्तियां स्थापित करना, अधिक से अधिक। जहां इसका बस्तियां है, इसका छीन लेंगे, इसको हरा देंगे, चल जाएगा, और इसका बस्तियां पे हमारा अधिपत्य होगा। व्यापारिक बस्तियां मतलब कोठी जो बनाता था, ठीक है, जहाँ बाजार उजार आता था इसका, उसको व्यापारिक बस्तियां कहा जाता था, ठीक है। भारत के शासन का क्या प्राप्त करना? दीवानी प्राप्त करना। दीवानी प्राप्त करना भी उद्देश्य था। राजा चुपचाप रहे, बाकी सारा काम कौन करेगा? हम करेंगे। राजा एक नाम मात्र का राजा होगा। जैसे मिर्जाफर क्या था? नाम मात्र का राजा था। बंगाल, उड़ीसा, बिहार की दीवानी कौन ले लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था कि हम इतना पैसा देते हैं, हमको इतना दे दो, ये क्षेत्र, उसी को बोलते हैं दीवानी। दीवानी प्राप्त हुआ करने का मतलब है कि वहां पे भू राजस्व वो असुलेगा, किसी प्रकार का छोटा मोटा न्याय व्यवस्था स्थापित करेगा, अपना प्रशासन स्थापित करेगा, शासन चलाएगा, उसको एक शब्द में बोलते हैं दीवानी प्राप्त करना। क्लियर हो गया ना? तो उद्देश्य ये था। विजय का स्वरूप क्या था? तो युद्ध नीति का क्या किया? युद्ध नीति कहना कि है भैया तो निकल जा, हमें कर दे, ये तो काम नहीं किया होगा। युद्ध नीति का सहारा लिया। भारत विजय का क्या सहारा लिया? युद्ध नीति का अनुसरण किया। उसके बाद संधि का नीति, युद्ध करता था, जीत लिया तो उस अनुसार से संधि, अगर हार गया तो उस अनुसार से संधि। अंग्रेज बहुत दिमाग लगा कि यहाँ पे भारत विजय किया। दोनों स्थिति में संधि करता था, जीतता था तो भी, हारता था तो भी, ठीक है। उसके बाद कूटनीतिक दृष्टिकोण का अनुसरण किया। कूटनीतिक दृष्टिकोण में सहायक संधि, हड़प नीति, घेरे की नीति नहीं, कांडवाली से लाया था घेरे की नीति। हमने अपने मित्रों को मजबूत बनाए ही शत्रु को लंगड़ा बना दिया। आईएएस में कई बार पूछा ये क्वेश्चन को। हमने अपने मित्रों को मजबूत बनाए ही शत्रु को लंगड़ा बना दिया। कांडवाली और टीपू सुल्तान के बीच में कौन सा संधि हुआ था? मंगलोर का संधि, हाँ, कि श्रीरंगपट्टनम का लास्ट वाला नहीं, उसके ठीक पहले मंगलोर का संधि। मंगलोर के संधि में कहा था कांडवाली, देखो कैसे संधि किया था, जो हम बोल रहे हैं उसको समझना। ये है, यहां था मराठा, इधर था निजाम, इधर था उनको यहाँ था मैसूर, कर्नाटक यही है ना। यहाँ था ये बंगाल का क्षेत्र, ये था, ये निजाम था,
कहा कि एक नदी है, ऐसा संधि किया कि इस नदी के पार ये कोई मैसूर टीपू सुल्तान कुछ नहीं करेगा। इस तरह से संधि किया कि ये इससे दोस्ती नहीं कर सकता, ये इससे दोस्ती नहीं कर सकता, ये इससे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला बिचा ये ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन ले लिया? ना ही मैसूर जो है टीपू सुल्तान निजाम के साथ कोई गठबंधन कर सकता था, क्योंकि बिचा में कौन है। इसलिए कहा था कार्नवालिस कि हमने अपने मित्रों को मजबूत बनाए बिना शत्रु को लंगड़ा बना दिया। यानी ना इसको मजबूत किया मराठा बंगाल निजाम को, और इसको भी क्या कर दिया, ऐसा किया कि ये किसी से दोस्ती नहीं कर सकता, ना ये इसमें, ना ये इसमें, ना ये इसमें। ये तीनों अंग्रेज का मित्र था, मतलब उसकी बात मानने लगा था। तो इसीलिए पूछता है यूपीएससी बार बार ये क्वेश्चन कि हम अपने मित्रों को मजबूत बनाए ही शत्रु को लंगड़ा बना दिया। संधि पढ़ोगी मंगलोर का संधि, तो उसमें लिखा हुआ है, हम पीटी का नोट्स में भी लिख दिया। तो कूटनीति का मतलब होता है जैसी परिस्थितियां वैसा नीति, उसको बोलते हैं कूटनीति। जैसे कूटनीति का मतलब हुआ कि ये चालाक प्राणी है, ठीक है, ये क्या करेगा, इससे भी थोड़ा बात कर लेगा, इससे भी बात कर लेगा, उसका बात कहे तो थोड़ा हम बता दिलियो, थोड़ा मत बताइए, फिर इसको भी वही बात बोल रहा है, थोड़ा कह दिलियो, थोड़ा पर हमारा भरोसा है तो उन्होंने नहीं बताएंगे। ये क्या है? कूटनीतिक दृष्टिकोण। कूटनीतिक दृष्टिकोण का मतलब होता है अपने लाभ के लिए नीतियां का सहारा ले लेना, परिस्थितियां के आधार पे, उसको बोलते हैं कूटनीतिक दृष्टिकोण। जिसमें अंग्रेज का कौन कौन था? साम्राज्यवादी नीति, जिसके अंतर्गत था हड़प का नीति, सहायक संधि, कुशासन के आधार पर मिला लेना, घेरे की नीति, बफर स्टेट बना देना, यानी जैसे जैसे उसकी परिस्थितियां आई वैसी वैसी नीति अंग्रेजों ने अनुसरण किया था। यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखना, बस 2 से 3 लाइन में हमने नोट्स में लिख दिया है। मेंस में विस्तार नहीं करना है ज्यादा, ठीक है। समझने के लिए किताब में पढ़ लो, लेकिन लिखने के क्रम में एग्जाम में बस अंग्रेजों ने भारत विजय के अंतर्गत युद्ध नीति की सहारा लिया। इसने यूरोपीय शक्ति एवं भारतीय शक्ति के साथ युद्ध किया, बस हो गया खत्म। इतने लिखना है, ऐसा नहीं कि खूब एकदम इसी में भाषा करना है। अब यूरोपीय, अब विजय अभियान, अगला फिल्म में क्या लिखोगे, हेडिंग दोगे चौथा विजय अभियान एग्जाम में। उसके बाद ए नंबर यूरोपीय शक्ति पर विजय। तो पुर्तगालियों का पहले विजय किया नहीं किया। साथ ही कूटनीतिक दृष्टिकोण में ये और क्या अपनाया, जगह जगह पे देखा कि वो ये राजा है, अब इसका मिला लो, इसका दरबारी को चाहे इसका सेनापति को। साथ ही इसने क्या कूटनीतिक में दृष्टि, विवाह नीति भी अपनाया था। पता है कि नहीं, पुर्तगालियों के साथ विवाह किया था, उसमें दहेज में सूरत ले लिया था, मुंबई। पता है कि नहीं, पढ़े हो कि नहीं पीटी में? तो वो क्या बताता है, इसका कूटनीतिक दृष्टिकोण बताता है। विवाह किया, दहेज में बम्बई ले लिया, कितना दिमाग लगाया, वो बम्बई बस्ती था पुर्तगाली का, ले लिया। तो कूटनीतिक दृष्टिकोण में है, क्लियर हुआ? कूटनीति मतलब परिस्थितियां के आधार पे निर्णय लेके, और उसके अंतर्निहित क्या था, जीतना, और उद्देश्य क्या था, ये। तो विजय अभियान में लिखोगे यूरोपीय शक्ति पर विजय, पुर्तगालियों का विजय 3 से 4 लाइन में, इसे हम लंबा लिख दिए हैं, 3-4 लाइन में लिख दोगे। डच पर विजय और फ्रांसीसियों पे। डच के साथ फाइनली कौन युद्ध हुआ था? बांडीवासा, बेदरा का युद्ध हुआ था। उसमें उल्लेख कर देगा कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डच को हरा दिया, और यहाँ से डच का पतन प्रारंभ हो गया। बांडीवासा के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था, यहाँ से फ्रांसीसी का पतन हुआ, प्रारंभ हो गया। यही से ना मुख्य युद्ध, इसके साथ डच का युद्ध, इसके साथ बेदरा का युद्ध, और इसका पुर्तगालियों का लूट लिया, ठीक है। अब भारतीय शक्ति पर विजय, कर्नाटक विजय। कर्नाटक विजय में 3 गो युद्ध है, प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक, संक्षिप्त में लेके निकल जाओगे, कोई जरूरी नहीं वहां डिफाइन करना कारण को। और उसके साथ कौन संधि, पहले 3 में कि अंग्रेजों का कर्नाटक के साथ 3 युद्ध हुए, जिसमें
प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध प्रमुख है। इस युद्ध के दौरान ये संधियां हुई। फाइनली अंततः अंग्रेजों ने कर्नाटक क्षेत्र पे विजय प्राप्त कर लिया। क्लियर हो गया ना कैसे लिखना है? यहाँ को उतना करने की ये वो लिखने के लिए 4 पन्ना ले जाएंगे, एकदम प्रथम कर्नाटक लिख रहा है पूरा, नहीं बताना है, सिर्फ मेंस है ना, तुम्हारे पास कम समय में लिखना है। हैदराबाद का विजय, कर्नाटक और हैदराबाद का विजय एक ही साथ में आ जाता है, पता है कि नहीं? एक ही साथ में लिखा जाएगा। बंगाल का विजय 2 युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। फाइनली अंग्रेजों ने बंगाल क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। मैसूर का विजय हैदर अली के साथ हुआ और टीपू सुल्तान के साथ हुआ। 3 युद्ध हुआ और उसके बाद संधियां हुई। फाइनली उसमें भी जीत लिया। मराठा का विजय, मराठा के साथ कई पेशवा, मराठा के पेशवा साथ हुआ था ना, और उसमें बसीन का संधि, सलवाई संधि, कई संधियां। सिंध का विजय और उसके बाद पंजाब का विजय। ये था आपका ब्रिटिश, भारत में ब्रिटिश विजय। तो अभी चौथा फेज में है, अभी पांचवा जाएंगे ना, और उसके बाद छठा। तो जितना टॉपिक लिखा है सबका आंसर फॉर्मेटिव कर देंगे। ये वो हमने पढ़ लिया, उत्तर सबका हो गया। ऐसा नहीं कि वो जितना टॉपिक लिखाएं तो सबका उत्तर अलग अलग होगा, नहीं, उत्तर संरचना अलग होगा कि कहाँ क्या लिखना है, लेकिन लिखाएगा यंधने से। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, भारत में ब्रिटिश विजय का आगे देखते हैं, वो आगे बढ़ेंगे। तो ब्रिटिश विजय में अंग्रेजों की सफलता का क्या कारण था? क्यों अंग्रेज जीत गया और बाकी यूरोपीय शक्ति या भारतीय शक्ति हार गया? कुछ तो कारण होगा। तो सैन्य श्रेष्ठता, अंग्रेज सैन्य रूप से श्रेष्ठ था। इसमें आप देखते होंगे कि लॉर्ड क्लाइव जैसे, हेक्टर मुंडो जैसे, कर्नल रीड जैसे योग सेनापति हो, वायसराय हो, गवर्नर जनरल हो रहा है, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस। तो सैन्य श्रेष्ठता था। सैनिक रूप से बक्सर के युद्ध में यह सिद्ध हो गया कि एक तरफ 3 राजा और एक तरफ अंग्रेज, लेकिन जीता अंग्रेज। तो वो सैन्य श्रेष्ठता का साबित करता है। योग नेतृत्व क्षमता बता ही दिए, कुशल नेतृत्व था उसके पास। जल शक्ति की सर्वोच्चता, अंग्रेज के पास सर्वोच्च नौसेना था, नौसैनिक शक्ति। इसलिए पुर्तगालियों, डच और फ्रांसीसियों को हराने में क्या रहा? सफल रहा था। अंग्रेजों में राष्ट्रवादी भावना को उदय, अंग्रेजों में राष्ट्रवादी भावना को उदय हुआ था। क्लियर है? और 2 बार छुट्टियां, 5 6 यूरोप में वाणिज्यवाद का उदय। अंग्रेजों की राष्ट्रवादी भावना में पहले इसको समझो कि यूरोप में पहले था सामंतवाद का शासन। सामंत का मतलब ठेठ में समझो, छोटा छोटा जमींदार अपना अपना टुकड़े में शासन करता था। जब वहां पे यूरोप में भौगोलिक खोज हुआ, यूरोप के द्वारा भौगोलिक खोज हुआ, दुनिया को पता चला वो इन्हें भारत है। कोलंबस आया था, वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था, कोलंबस अमेरिका की खोज किया। तो जब ही खोज हुआ तो पता चला वो दुनिया इधर है उधर है। जब यूरोप में भौगोलिक खोज प्रारंभ हुआ तो पुनर्जागरण हुआ, धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। जब पुनर्जागरण और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ तो जो पुरातन व्यवस्था था उसका क्या हो गया? पतन हो गया। और राष्ट्रीय राज्य का क्या हुआ? उदय हुआ। और राष्ट्रीय राज्य का जब उदय हुआ तो राष्ट्रवादी भावना का स्वतः उदय होता। और जब राष्ट्रीय राज्य का उदय होता है तो सामंतवाद में क्या था कि एक सामंत के क्षेत्र के दूसरे सामंत के क्षेत्र में व्यापार नहीं कर सकता था, प्रतिबंध रहता था, पैसा वैसा नहीं चल रहा था, वस्तु विनिमय, हम तुमको सामान दिए तुम हमको सामान दो। सामंत क्या था? ये क्षेत्र मान लीजिए पूरा है इंग्लैंड, पहले समझ लो,
ये सामंत है क्षेत्र, अपना अपना क्षेत्र में सामंत रहता था। यहाँ ये क्षेत्र जो सामंत का था, यहाँ के लोग इतने में ही व्यापार करेगा, लेन देन करेगा, कुछ भी करेगा, ये इससे नहीं, ये इससे नहीं, ठीक है। लेकिन जो ही पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो ये व्यवस्था क्या हुआ, यहाँ पे राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। मतलब एक राज्य, सब लोग के बीच में एक बोध हुआ कि हम लोग तो एक राज्य का है, यानी ये सब क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब ये राष्ट्रीय राज्य है। तो राष्ट्रीय राज्य की जब अवधारणा आती है तो व्यापार वाणिज्य होने लगता है, मुद्रा का प्रचलन होने लगता है। और मुद्रा का प्रचलन जैसे ही होने लगा तो स्वाभाविक है यूरोप में क्या चीज का, वाणिज्यवाद का। और जैसे ही मुद्रा का प्रचलन होगा तो उद्योग धंधा का विकास होगा, और उद्योग धंधा का विकास होगा मतलब औद्योगिक क्रांति होगी। औद्योगिक क्रांति के लिए क्या चाहिए, तो धन चाहिए, कच्चा माल चाहिए, ये है ना, बाजार चाहिए। तो यहाँ से लोग वहां से चलना स्टार्ट किया। किस लिए, हम अपने राष्ट्र के लिए काम करेंगे। तो यूरोप में अंग्रेजों के बीच में क्या था, राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ। राष्ट्रवादी भावना का उदय कैसे हुआ, सामंतवाद का पतन हुआ। किस कारण से, तो पुनर्जागरण आंदोलन हुए थे, धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था। पुनर्जागरण किसको कहते हैं, तो नया नया खोज, उसी को पुनर्जागरण कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आदमी सुतल था फिर से जग गया, मतलब पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ, खराम हम पहनते थे, अब हम इस तरह का जूता में आ गए, इसको क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण। क्लियर हुआ, हम धोती में थे अब जींस में आ गए, इसको क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण। पहले हम धर्म का किताब से पढ़ते थे, धार्मिक अंगावर जो है उसमें कर्मकांड है उसमें हम जकड़े हुए थे। अब हम तर्कशास्त्र पे आ गए, हम विज्ञान पे आ गए। पहले हम कहते थे भगवान वर्षा कराता है, लेकिन अब हम लोग कहते हैं कि नहीं, क्या दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवने जो है भारत में आती है, वृष्टि छाया बनता है, नहीं बनता है तो बरसात होती है। यानी वैज्ञानिक इसी को बोलते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का संक्षिप्त में अर्थ समझ गया ना, तुम लोग अब पुनर्जागरण के दौर में हो ना, सामंतवादी व्यवस्था में नहीं। सामंतवादी व्यवस्था में क्या था, सामंतवादी व्यवस्था में पैसा नहीं, मकई दिए चावल लो, ठीक है, कोई सूद दूध नहीं लेगा, कोई साहूकार नहीं होगा, कोई बैंक नहीं होगी, ये था सामंतवादी व्यवस्था। तो अंग्रेजों का एकल लक्ष्य का मतलब क्या हुआ, अंग्रेज का एगो लक्ष्य था कि हमको भारत में जाना है, वहां व्यापार करना है, बाजार बनाना है, धन लेना, यही उद्देश्य था, और कोई उद्देश्य नहीं था। फाइनली भारत का अधिपत्य स्थापित करना। जब किसी का एकल लक्ष्य रहता है, एक लक्ष्य रहता है तो वो जीत जाता है। और भारतीय राजा का अपना अपना लक्ष्य था। मैसूर अपना परेशान था, हैदर अली टीपू सुल्तान के, हम अपना क्षेत्र को कैसे सुरक्षित करें, इसको अंग्रेजवा ने जीते। बंगाल में अपना चक्कर में था, पेशवा अपना चक्कर में उत्तराधिकार में फंसा हुआ था। नाना साहब का नाम सुने हो, तो सब पढ़ोगे तो पता चलेगा कहानी। राघवा रघुनाथ राव, वो बेचारा राजा बनने के चक्कर में अंग्रेजों को मराठा क्षेत्र में घुसने पे अवसर दे दिया, और अंतोगत्वा राघवा राजा नहीं बन पाया, कितनों दिमाग लगाया नहीं बना बेचारा। तो यानी क्या था, एक लक्ष्य नहीं था। मैसूर का अपना, पेशवा का अपना, निजाम का अपना, बंगाल का अपना उद्देश्य, पंजाब क्षेत्र का राजा का अपना उद्देश्य, सबका अपना अपना था। तो जब एकल उद्देश्य नहीं होगा तो अंग्रेजवा दिमाग लगाता था कि वो इसको क्या चाहिए, उसको संतुष्ट, हाँ ठीक है हम संधि किए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वो मस्ती में रहता था, ये जाने एक साथ कुछ कर रहे, वो इंटरफेयर नहीं कर रहा था। जो ही अगर सब इंटरफेयर करने लगता कि नहीं, पेशवा में अगर हस्तक्षेप कर रहा है, पेशवा के राजनीतिक में ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बंगाल, मराठा या निजाम, मैसूर की नहीं, ये गलत हो रहा है, सब मिलके विरोध करता, सब मिलके आक्रमण करता था। अंग्रेज जीत पाता, नहीं जीत पाता। यही थी कमजोरियां, ठीक है। यूरोप में वाणिज्यवाद कहोगे तो बता ही दिए हैं, वाणिज्यवाद का मतलब क्या होता है, ज्यादा नहीं, नोट्स में हम लिख दिए हैं, संक्षिप्त में समझ जाओगे। वाणिज्यवाद का मतलब पैसा की भावना आ जाए, सीधा
उसको वाणिज्यवाद बोलते हैं। पूंजी, मुद्रा का, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व आ जाए, व्यापार वाणिज्य का महत्व आ जाए, बैंकिंग व्यवस्था आ जाए, मतलब वाणिज्य बाद आ जाए। अब प्रभाव, अंग्रेज भारत को जीता तो क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम निकला, क्या महत्व है? तो सकारात्मक, सकारात्मक का मतलब हुआ अंग्रेजों के लिए और नकारात्मक का मतलब भारतीय के लिए। तो भारत में अंग्रेज एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हो गया, कोई शक इसमें? जब सबको हरा दिया तो सर्वोच्च शक्ति हो गया ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का चरित्र व्यापारिक से क्या हो गया? पहले वो आया था व्यापार करने, अब यहाँ क्या हो गया? राजनीतिक। सबको हरा दिया राजनीतिक। अभी आचरण राजा जैसा आचरण करने लगा, शासनकर्ता जैसा आचरण करने लगा। यहाँ द्वैध शासन प्रणाली लाया, यहाँ न्याय व्यवस्था स्थापित किया, सैन्य रखा, तो राजनीतिक हो गया ना चरित्र। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन स्थापित करने का क्या हो गया? अब कोई शक्ति आगे नहीं है, तो मार्ग क्या हो गया? प्रशस्त हो गया। अब कोई बचा? सबको हरा दिया। नकारात्मक, भारतीय देशी रियासत का कमजोरी क्या हुआ? उजागर हो गया ना कमजोरी कि श्रेष्ठ अंग्रेज है, हम भारतीय, हम लोग जो देशी राजा था, निजाम, बंगाल, मुगल सत्ता, पेशवा, उसकी कमजोरी उजागर हुई। मुगल सत्ता का क्या हो गया? पतन हो गया। अब क्या राजा पेंशन पे, शाह आलम द्वितीय को बोला इलाहाबाद की संधि में, भाई आप इतना ले लो, पेंशन में रहिए आप। तो मुगल सत्ता का पतन है ना यहाँ से। भारत में अंग्रेजी क्या हुआ? लूट, यानी धन का लूट यहाँ से प्रारंभ। अब यहाँ से खूब धन ले जा रहा था लूट लूट के। भारत में अंग्रेजी दास्ता का युग, दास्ता का युग नहीं उसका। अब वो राजा, बाहरी लोग यहाँ आके शासन कर रहा है, हम उसका जी हुजूरी कर रहे हैं, हम उसका बात माने तो दासे हो गए ना। अंग्रेजी दास्ता का युग प्रारंभ हो गया यहाँ से। भारत का धन का प्रवाह अनैतिक तरीके से इंग्लैंड की ओर, नैतिक तरीके से नहीं, अनैतिक। अनैतिक का मतलब होता है हम कुछ काम किए नहीं अब ले जा रहे हैं। नैतिक का मतलब क्या होता है कि हम तुम्हारा काम किए तो दे दो 100 रुपया, इतना होता है। ये हुआ नैतिक तरीके से, हमने परिश्रम किया, आपके लिए काम किया, आपका काम किया, तो हमारा ये प्राथमिक होता है। लेकिन वो यहाँ काम किया नहीं, यहाँ कुछ किया नहीं और यहाँ से धन ले जा रहा है, तो क्या है? नैतिक नहीं, क्या है? वो अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से इसको बोलते हैं। भारत में आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ, यही था ब्रिटिश सत्ता का भारत में विजय। ऑल ओवर कॉन्सेप्ट, अगर आप इसको इतना पढ़ लेते हैं, रिवीजन करते हैं, किताब एक बार देखते हैं, जरूर एनसीईआरटी पढ़ें, तो आपका यहाँ से किसी प्रकार का प्रश्न होगा आएगा, वो आपको गलत नहीं होगा। तो आपको पता चल गया कि कैसे कैसे लिखना है। और एक बात याद रखें कि नोट्स तो पढ़ेंगे ही, किताब पढ़ेंगे, लेकिन जो हमने मूल कॉन्सेप्ट यहाँ पे देने का प्रयास किया है, इसको बार बार रिवीजन करें, आपको ये याद हो जाए, कम से कम पॉइंट याद हो जाएगा। जब पॉइंट याद हो जाएगा कि श्रेष्ठ सैन्य श्रेष्ठता, तो नहीं कुछ तो 2 बात तो आप लिख ही देंगे कि अंग्रेजी ब्रिटिश सत्ता या ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में अन्य यूरोपीय शक्ति जैसे पुर्तगाल, डच एवं फ्रांसीसी तथा भारतीय देशी रियासत या भारतीय शक्ति की सैन्य शक्ति कमजोर था। अंग्रेज सैन्य रूप से मजबूत था, फलता वो भारत का विजय करने में सफल रहा। क्लियर हो गया ना? इतना बात तो लिख ही दोगे, और इतने बात तो लिखना है एग्जाम में। क्लियर है? अब योग नेतृत्व क्षमता, ईस्ट इंडिया कंपनी का योग नेतृत्व क्षमता कुशल थी। उदाहरण स्वरूप लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, ब्लेज़िली के संदर्भ में समझा जा सकता। वहीं भारतीय राजवाड़ों एवं अन्य यूरोपीय शक्ति के अंतर्गत योग नेतृत्व क्षमता परिलक्षित नहीं होता। क्लियर हुआ? तो 2 बात भी लिखोगे तो तुम्हारा 6 पन्ना में आंसर चल जाएगा, जबकि लिखना कितना है? 3 पेज में, जितना कम में लिखना। तो कहने का मतलब क्या है? जल शक्ति की सर्वोच्चता,
लिखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी का जल शक्ति अर्थात नौ शक्ति सर्वोच्च था। इसकी तुलना में पुर्तगाली, डच एवं फ्रांसीसी के नौ शक्ति कमजोर था। भारतीय राजाओं या देशी रियासत के पास नौ सैन्य शक्ति ये टीपू सुल्तान एवं मुगल को छोड़कर किसी के पास नौसेना नहीं थी। पता है कि नहीं? टीपू सुल्तान के पास था मुगल सत्ता, लेकिन अगर ये दोनों के पास था तो उसकी तुलना में कमजोर ही था, क्योंकि वो महासागर के क्षेत्र से आया था। अब इंग्लैंड कहाँ है, भारत कहाँ है, तो वहां से यहाँ आने में सागरे आना पड़ेगा ना। तो सागर में कौन आ पाएगा? जिसका नौसेना शक्ति मजबूत होगा, जिसके पास बड़े बड़े नौसेना बेड़ा होगा, जहाज होगा, वही तो आ पाएगा। अब तुम नावा लेके चल दोगे क्या? नाव लेके समुद्र में नाव लेके चल पाओगे? जहां से आया ज्वार भाटा में उड़िया जाएगा। क्लियर हुआ? तो दो बातें भी, अगर ये कहने का मतलब है कि मेंस में पॉइंट याद होना बहुत जरूरी है। याद रखना, अगर आपके पास पॉइंट है तो दुइयों बात आप लिख देंगे। अब पॉइंट नहीं है तो कलम नहीं चलेगा, चाहे तुम कितनों किताब पढ़ लिया। तुम खूब किताब का एक एक लाइन याद है, लेकिन अगर पॉइंट तुम्हारे दिमाग में नहीं है, इसको किताब का एक एक लाइन याद नहीं है और पॉइंट इसके दिमाग में, तो तुमसे बेहतर लिख देगा। पॉइंट क्या है कि कोई चीज इतना पढ़े तो उसका सार है पॉइंट, कि मूल बात क्या है। जैसे मान लीजिए ई नहीं रहेगा, किताब में ई नहीं मिलेगा, साइंस से रहता लिखेगा कि अंग्रेज के पास ये सेना था, बक्सर के युद्ध में ये हराया, इसको तीनों शक्ति को हरा दिया। तो उसको तुमको पढ़ के उसको सोच के निकालना है कि ये आखिर बात क्या है। तो एक शब्द में क्या आ गया कि अंग्रेज का सैन्य श्रेष्ठ था, सैनिक रूप से श्रेष्ठ था वो। क्लियर हो गया ना? तो पॉइंट याद रखना मेंस के लिए बहुत जरूरी है। और जिसके पास पॉइंट है, हम अगर यही लिखेंगे तो अभी तुमको छोबे को लिखे, अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो यहाँ से खाली सकारात्मक में यहाँ पहुंचा देंगे, खींच के एक दूसरे से खींचते चल जाएंगे। तो वो कला सीख लो जी। तो वो कला कब सीख पाओगे? जब 3-4 बात तुमको याद रहेगा। अब इसमें तुम और जोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि हम इतना लिखे 6 गो तो यही प्रमाणिक है। अंग्रेज कैसे श्रेष्ठ हुआ ये भी तुम और उसमें दिमाग लगा सकते हो कि वो कैसे जीता, क्या और पॉइंट हो सकते हैं। क्लियर है ना सबको? तो चलो लिखो। पेज आंसर फॉर्मेटिंग वैसे थोड़े बनता है, जैसे बनाते हैं वैसे बना, पेज क्यों नहीं बर्बाद हो। चलिए, अब सबसे बड़ा समस्याएं है विद्यार्थियों के पास कि टॉपिक तो पढ़ा ही देता है, कोई भी कोचिंग में पढ़ा देता है, कोचिंग में कोई कोचिंग में पढ़ा देगा, आंसर फॉर्मेटिंग नहीं सिखाता कोचिंग का। जो भी दिल्ली हो, पटना हो, कहीं भी कमीशन की तैयारी का जो कमियां हैं, कोचिंग वाला को उतना भी टाइम है नहीं, सिखाता भी नहीं है। लेकिन हमने आपको टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक से संबंधित संभावित जितने प्रश्न हैं उन्हें उसको हमने लिखवा दिया कि इतने टॉपिक बनता है इसमें, और उस टॉपिक में आप कैसे उत्तर लिखोगे एग्जाम में। तो पहला है कि भारत में ब्रिटिश विजय, ये तो हम पढ़ा ही दिए हैं, और अगर पढ़ाए ना ऐसे लिखाएगा, पहले क्या लिखोगे उसके बाद क्या लिखोगे। क्लियर हो गया? जब पूछेगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का यूरोपीय शक्ति पर विजय, यूरोपीय शक्ति कौन कौन था? पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसी, स्वीडिश, डेनिश भी था। तो उस पे विजय किया, तो वो बात लिखना। प्रस्तावना जो यहाँ रहेगा वही रहेगा, उद्देश्य रहेगा, स्वरूप रहेगा, खाली यहाँ पे यूरोपीय शक्ति, और ये भारतीय शक्ति को नहीं लिखेंगे, हटा दिया। अंग्रेजी सफलता प्रभाव वही होगा, सेम। क्लियर हो गया? अब आओ, तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय शक्ति पर विजय, तो जो ये है वही होगा। अंतर यहाँ यूरोपीय शक्ति को नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? देशी रियासत पे, मतलब कर्नाटक पे विजय, हैदराबाद पे विजय, मैसूर पे विजय, बंगाल पे विजय, माठा के पेशवा पे विजय, सिंध पे विजय, और कहाँ सोच रही हो अंजू?
अंजू क्या नाम है, अंशु, उधर कुछ तो था नहीं। हाँ, तो ऐसे लिखना है। अब क्लियर हुआ कि कौन प्रश्न पूछेगा तो कैसे लिखना है। जो जब किसी टॉपिक को पढ़ते और ये चीज करने जिस दिन आ गया और ये करने जिस दिन सीख गया, उस दिन ही तुम्हारा मेंस की तैयारी, चाहे तुम पढ़ो, चाहे अधिक जानो, चाहे नहीं जानो, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन कमियां यही है। अगर हम पूछ देते भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय शक्ति पर विजय और नहीं बताते तो जो विवेक लगाता वो तो यूरोपीय शक्ति को नहीं लिखता, बल्कि और बाकी क्या करता तुम लोग, यूरोपीय शक्ति को भी लिखता। हमको पता था। क्या मनोज, क्यों सर ऐसे पहले दिन सीधा छाप दो। यहाँ है भारतीय शक्ति पर विजय, तो यूरोपीय वाला नहीं लिखे। क्लियर हो गया ना? चलिए लिखिए इसको। भारत में अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का सफलता के क्या कारण थे, का वर्णन करें, प्रकाश डालें। ये रहेगा ना, तो प्रस्तावना रह जाएगी सेम जैसे उद्देश्य, स्वरूप, सफलता का कारण में मूल कारण जो हमने दिखाया ना, सैन्य श्रेष्ठता, जल शक्ति, कुशल नेतृत्व, राष्ट्रवाद की भावना का उदय, एकल लक्ष्य या उद्देश्य, यूरोप में वाणिज्यवाद, ये है ना। सहायक कारक क्या था कि जब ये जीत लिया तो इसने प्रशासनिक व्यवस्था का स्थापित किया, तो जब वो भी सफलता का कारण है। हम जीत लिया और हम प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं करते, तो क्या हम यहाँ टिक पाते? टिक पाते ही बताओ, नहीं टिक पाते। सफलता में सिर्फ अल्पकालिक नहीं है, सफलता में यहाँ छिपा हुआ है दीर्घकाल तक। नहीं, हमने अंग्रेजों ने 200 वर्ष शासन किया तो कैसे सफल हुआ? तो तत्कालीन मतलब मूल जो था वो, और सहायक कारक हो गया जब वो यहाँ शासन स्थापित किया तो जो नीति लाया, प्रशासनिक नीति क्या लाया, द्वैध शासन प्रणाली लाया, न्यायिक व्यवस्था लाया, स्थानीय स्वशासन लाया, प्रेस लाया, शिक्षा लाया, नहीं लाया। ठीक है, तो इसको डिफाइन उतना नहीं करना है, बस संक्षिप्त में लिख के प्रशासनिक नीति पॉइंट लिख देना है और उसमें दे देना है स्थानीय स्वशासन, द्वैध शासन प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था, अधिनियम 1773 से 1935 तक समय समय पे अधिनियम लाया गया, इसके माध्यम से यहाँ पे शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया, लिख देना है संक्षिप्त में। अब क्लियर हुआ? हाँ, सफलता में ये सहायक कारक में प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति, एवं और लिख लीजिए, एक नीति और इसका लिख लीजिए, साम्राज्यवादी नीति। अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी जीत ही लिया था और अगर सहायक संधि और हड़प नीति नहीं लाता तो नहीं सफल हो पाता। सहायक संधि और हड़प नीति जो लाया वो भी इसकी सफलता का क्या है, कारण है, या इसको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की सफलता का जो ये कारण है, इसके ये कारण है। यहाँ पे कहाँ युद्ध किया उन्हें लिखना है, स्वरूप लिख के डायरेक्ट सफलता का कारण में आ जाना है, प्रभाव और निष्कर्ष। क्लियर हुआ? ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेटिंग। चलिए लिखिए।